Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud Group of NCC. As you all know कि हमने एक आपके FCAT एग्ज़ाम के लिए स्टैटिक जीके की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि द मेजर कंपोनेंट ऑफ इन LPG। तो LPG की आपको पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये हमारी LPG की फुल फॉर्म होती है। LPG में क्या क्या पाया जाता है? मेनली LPG के अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर प्रोपेन अवेलेबल होता है LPG के अंदर। LPG के हम सिलेंडर यूज़ करते हैं और इसे लिक्विफाइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसे ईजिली लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दी मोस्ट रिएक्टिव अमंग दी हैलोजन। तो देखो हैलोजन जो होते हैं ना, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप 17 होता है उनको हम हैलोजन के नाम से जानते हैं। हैलोजन इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी ये मेटल से रिएक्ट करते हैं तो ये सोल्ट की फॉर्मेशन करते हैं, सोल्ट बनता है। जब भी ये मेटल से रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट की फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इन्हें हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन ग्रुप 17 होता है, ये मैंने आपको पता लग गया। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रुप 17 को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इन्हें हैलोजन के नाम से जाना जाता है। अब हैलोजन में टोटल कितने एलिमेंट होते हैं? तो टोटल 6 एलिमेंट होते हैं हैलोजन के अंदर। वे कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और टेंसिनाइन। तो ये हमारे 6 टोटल 6 एलिमेंट होते हैं ग्रुप 17 में, किसके? हैलोजन में। और हमारा इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है वो होता है फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा जो सा रिएक्टिव होता है वो होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन कौन से नंबर पे आता है? पहले नंबर पे आता है इन 6 के 6 एलिमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शिव समुद्र एक आइलैंड है, कौन फॉर्म करती है ये रिवर? कौन सी रिवर फॉर्म करती है शिव समुद्र आइलैंड को? ये यहाँ पे पूछा गया है। तो ये आइलैंड बनाया जाता है कावेरी रिवर के द्वारा। अब कावेरी रिवर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीख लो। पहली बात तो ये कि ये साउथ इंडिया में बहती है, ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, वेस्टर्न घाट की, ठीक है। और ये कर्नाटका से निकलती है, साउथ वेस्टर्न कर्नाटका स्टेट से, ब्रह्मगिरी हिल से। तो कावेरी रिवर का जो ओरिजिन होता है वो ब्रह्मगिरी हिल से होता है, वेस्टर्न घाट में। इस तरीके से जब हमारा ये साउथ इंडिया बनता है तो ये ऊपर नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो ये जो वेस्टर्न घाट है यहाँ से इसका क्या होता है? ओरिजिन होता है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पे बहती है? ये बहती है कर्नाटका और तमिलनाडु में। 2 स्टेट हैं जहाँ पे मेनली ये बहती है, कर्नाटका और तमिलनाडु के अंदर ये बहती है, और ईस्टर्न घाट के अंदर ये गिर जाती है कावेरी रिवर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, एन एरिया लीगली रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इन इट्स नेचुरल सराउंडिंग। देखो आपको पता होगा वाइल्ड लाइफ यानी कि जो भी जंगली लाइफ है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए कानूनी तौर पर कुछ एरिया को संरक्षित किया गया है। यानी कि वहाँ पे जो एंट्रीज़ हैं बाकी चीज़ों की और जो कंस्ट्रक्शन काम है वो नहीं हो सकता है, तो उन्हें हम बायोस्फीयर रिजर्व बोल देते हैं। और इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अगर ये भी आपसे पूछा जाए तो ये आप लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट के अंदर आपने सुना होगा कि एक 0 आवर नाम की टर्म होती है। वैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं है, लेकिन टाइम के साथ और इंडियन जो हमारी राजनीति है उसके अंदर इसको ईजाद किया गया है। 0 आवर की जो टर्म होती है, इसमें क्या होता है कि जो भी MPs होते हैं वो MPs क्या करते हैं, जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के मुद्दे हैं उसको उठाते हैं, अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस के जो मुद्दे होते हैं उनको उठाते हैं 0 आवर के अंदर। और ये इज़ एट द डिस्क्रेशन ऑफ। तो डिस्क्रेशन का मतलब यहाँ पे होता है फ्रीडम एंड पावर टू मेक डिसीजन बाय योर सेल्फ, यानी कि किसकी सूझबूझ के हिसाब से 0 आवर को डिसाइड किया जाता है। तो स्पीकर, यहाँ पे स्पीकर इन द सेंस लोकसभा स्पीकर की बात हो रही है। प्रेजेंट में लोकसभा के स्पीकर कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वान्टिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए गुड टू ए। देखो इलास्टिसिटी निकालनी है हमको, ये इकोनॉमी की टर्म है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो ये कह देंगे। तो पहले तो क्या लिखेंगे? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड बटे में चेंज इन द प्राइस, चेंज इन द प्राइस। तो इससे हमारी क्या निकल जाएगी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल जाएगी। एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपको याद रखना है, इकोनॉमी की टर्म है ये। नेक्स्ट है यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन। अब अगेन एक फॉर्मूला है कि अगर हमको कंजम्पशन फंक्शन निकालना है तो वो किस किस का रिलेशन डिफाइन करता है? वो कंजम्पशन का और इनकम का।
मतलब कितनी कंजम्पशन हो रही है और कितनी इनकम हो रही है, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो हमारा क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात हो रही है यहाँ पे। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर भी होता है और प्राइवेट सेक्टर भी होता है। देखो जहाँ पे सिर्फ पब्लिक सेक्टर है तो वो पब्लिक इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर है तो वो प्राइवेट इकोनॉमी। अगर दोनों सेक्टर अवेलेबल है जैसे कि इंडिया के अंदर होता है तो इंडिया एक क्या होगी, मिक्स्ड इकोनॉमी होगी। ठीक है, इंडिया हमारी क्या होगी, मिक्स्ड इकोनॉमी है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया कैसी इकोनॉमी है तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसके अंदर पब्लिक सेक्टर भी काम करता है और प्राइवेट सेक्टर भी साथ साथ काम करते हैं। पार्लियामेंट एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर, के लोगों के ऊपर कितना खर्च हो रहा है, ये इसका कंट्रोल जो होता है, इसका जो हिसाब किताब होता है, एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो गवर्नमेंट का जो मुंशी होता है वो कौन होता है कि कितना पैसा कहाँ पर खर्च हुआ। ऑडिट जो किया जाता है, आपने सीजीएल के अंदर एक पोस्ट सुनी होगी, ऑडिटर की पोस्ट होती है, तो ऑडिट जो किया जाता है वो कैग के द्वारा किया जाता है। कैग हम बोलते हैं। कैग की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 के अंदर कैग को डिफाइन किया गया है। अब कैग का जो हेड होता है उसको भी कैग बोला जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो वो इस टाइम के ऊपर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, या फिर हम इन्हें जीसी मुर्मू के नाम से जानते हैं। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 साल या फिर 65 साल की एज। तो जो भी पहले हो जाए तो वो रिटायर हो जाएंगे, या तो 6 साल पहले पूरे हो जाएं या फिर 65 साल की एज हो जाए, चाहे 6 साल ना भी हुए तो वो उनका कार्यकाल जो है वो समाप्त हो जाएगा। आर्टिकल 148 में आता है कैग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, एक तरीके से सरकार के मुंशी का काम करती है, ऑडिट करने का काम करती है जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे पैसा खर्च होता है उस चीज़ को। हु वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ द हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन के जो कोर्ट पोइट थे वो थे बाणभट्ट। और आपको पता होना चाहिए कि एक बुक लिखी गई है हर्षचरित, जो कि हर्षवर्धन जी के ऊपर लिखी गई है, वो किन्होंने लिखी है, बाणभट्ट जी ने लिखी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। द जजेज ऑफ द हाई कोर्ट आर एडमिनिस्ट्रेटेड ओथ, यानी कि जो हाई कोर्ट के जजेज हैं उनको ओथ कौन दिलाते हैं, तो गवर्नर ऑफ द स्टेट दिलाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। विच स्लोगन वाज गिवन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति 1787 में हुई थी और इसके अंदर 3 चीज़ों की बात की गई थी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि आज़ादी होगी एक तरीके से, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये बातें जो लिखी गई है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो कंसेप्ट लिया गया, अगर पूछा जाए कि ये कौन सी क्रांति से लिया गया है तो ये फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। कब हुई थी? 1787 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ। तो देखो इमरजेंसी, पहले तो ये समझ लो इमरजेंसी 3 तरह की होती हैं, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल यानी कि जो स्टेट में इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रपति शासन जिसको हम बोलते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय इमरजेंसी हमारी। तो 3 तरह की हमारी इमरजेंसी होती हैं, 4-4 साल का गैप है, 352, 356 और 360। तो 352 में ये पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में कि नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। अब ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया कि इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी है, तो 0 बार लगी है। आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। नेशनल इमरजेंसी की अगर बात करें यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, तो वो इंडिया में 3 बार लगा है। कौन कौन से टाइम? 1962, 1971 और 1975। 62 के अंदर चाइना के साथ वॉर हुआ था जब इमरजेंसी लगी थी। 71 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर यानी कि भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था जिसमें हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था, तो उसमें उस टाइम पे इमरजेंसी लगी थी, दूसरी इमरजेंसी, और तीसरी 1975 में लगी थी। इस टाइम पे कोई युद्ध नहीं हुआ था, इंटरनल इमरजेंसी लगाई थी, इंदिरा गांधी जी के टाइम लगी थी। इंपॉर्टेंट है ये वाली, आपको बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ हर्माफ्रोडाइट एनिमल। देखो पहले तो आप यही समझो कि हर्माफ्रोडाइट एनिमल हम किन को कहते हैं। तो हर्माफ्रोडाइट एनिमल ऐसे एनिमल को कहते हैं जो उभयलिंगी हों। उभयलिंगी का क्या मतलब होता है कि जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई एनिमल या ऐसा कोई फ्लावर दैट हैज़ बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वो मेल भी है वो फीमेल भी है। ऐसे जानवरों को, ऐसे फ्लावर्स को या ऐसे व्यक्ति को हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। अब कह रहे हैं कि एक ऐसे हर्माफ्रोडाइट एनिमल का नाम बताइए जिसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, तो वो है अर्थवॉर्म।
यानी कि जो धरती का कीड़ा होता है उसके अंदर ये दोनों तरीके की जो प्रॉपर्टी हैं वो पाई जाती हैं, मेल और फीमेल वाली। अब ब्लबर एक टर्म होती है, ब्लबर हम यूज़ करते हैं लेयर ऑफ थिक फैट के लिए। नॉर्मली जैसे वेल होगी, वेल के अंदर जो थिक फैट जमा होता है उसके लिए हम ब्लबर वर्ड का प्रयोग करते हैं। द कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए की होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म आरएनए, आरएनए की फुल फॉर्म होती है यहाँ तक राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब डीएनए का जो कोडिंग सेगमेंट होता है ना, उसको हम किस नाम से जानते हैं? कोडोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोडोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिल्क जो होता है, सिल्क जो होता है वो किससे प्रोड्यूस किया जाता है? तो लार्वा सिल्क वोम का, सिल्क वोम का जो लार्वा होता है उससे प्रोड्यूस किया जाता है। अब बात आती है पूर्ण स्वराज की। तो पूर्ण स्वराज का जो रिजोल्यूशन है वो पास किया गया था, जो एनुअल सेशन होता है यानी कि वार्षिक जो सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो होता था, तो उसमें ये पास किया गया था। लाहौर में ये सेशन हुआ था, कब हुआ था? 1930 में हुआ था। वैसे ये पास किया गया था 19 दिसंबर 1929 को, लेकिन पब्लिकली ये पास किया गया था 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने ये डिक्लेरेशन पास किया था पूर्ण स्वराज का। गो बैक टू वेदास, ये बात किसने कही थी? वेदों की ओर लौटो, ये बात बोली थी दयानंद सरस्वती जी ने। और दयानंद सरस्वती जी थे, वो थे आर्य समाज के फाउंडर। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आर्य समाज की स्थापना किन्होंने की थी? तो दयानंद सरस्वती जी ने की थी। यहीं पर मैं बता दूं, कन्फ्यूजन ना हो, कि जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय जी ने, लेकिन आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचुरल गैप्स अक्रॉस द माउंटेन्स विच प्रोवाइड रूट्स आर कॉल्ड। देखो जो माउंटेन्स होते हैं, मान लो ये हमारा एक माउंटेन हो गया, ये हमारा दूसरा माउंटेन हो गया, इनके बीच में एक रास्ता है और ये नेचुरली बना हुआ रास्ता है, किसी ने बनाया नहीं है, नेचुरली ये रास्ता है, पास्ट के अंदर और अभी भी लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो इन रास्तों को हम क्या बोलते हैं? पास बोलते हैं, हिंदी के अंदर दर्रे बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए नाथुला पास है, नाथुला दर्रा किस किस को जोड़ता है? सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। तो ये थे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है कि वीडियो सीरीज़ रेगुलरली आ रही है, रेगुलरली एक वीडियो आती है जिसमें डेली हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर आप रेगुलरली इस वीडियो सीरीज़ को देखते हैं तो आप यकीन मानिए आप एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके के पोर्शन को लेके कॉन्फिडेंट फील करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज़ आपके एफकेट के एग्ज़ाम में इन वीडियोज़ में से देखने को मिलेंगे। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।